आज के क्लास में आप लोग ध्यान दीजिए। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, जिसे हम ये कह सकते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड in this cross monohybrid or inheritance of one gene or one character, इसमें मेंडल ने अपने नियम के प्रकाशन में, क्योंकि इसके पहले आपने हेडिंग लिखा है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कैसे वो प्रपोज किया, उसमें उन्होंने जैसा कि कल बताया गया कि जंगली मटर पर 8 वर्षों तक 56 से 63 तक उन्होंने अपना प्रयोग किया था। 1856 से 1863 तक उन्होंने अपना प्रयोग किया था। प्रयोग करने के पश्चात उन्होंने ट्रू ब्रीथ प्लांट पर अपना विचार व्यक्त किया। इसका मतलब कि जो 7 कैरेक्टर थे, उनके कंट्रास्टिंग जो ट्रेट्स थे, तो 7 कैरेक्टर में उन्होंने 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट का प्लांट देखा। कल मैंने जिक्र किया था, बताया था। अब ये क्रॉस कराने के लिए उन्होंने ये देखा कि जब हम इसमें क्रॉस कराएं तो क्रॉस कराने पर उन्हें क्या ऑब्जर्व हुआ, क्या उन्होंने ऑब्टेन किया। ये है आज क्रॉस। तो किसी भी कैरेक्टर के जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हैं उनको मेल एंड फीमेल बनाकर उनमें पॉलिनेशन करा करके उन्होंने क्रॉस कराया, और फिर जो सीड तैयार हो गए उन सीड को जब उगाया तो पहली पीढ़ी में उन्होंने पाया कि सब के सब 100% जो प्लांट थे वो सब के सब जो है टाल थे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जो वन जीन के लिए चयन किया, हाइट में टाल वर्सेस ड्वार्फ, 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट हैं। इनके पौधे को लेकर के एक को मेल बनाया, इसका इमैस्कुलेशन कर दिया ना, पिस्टिल को रिमूव कर दिया, और दूसरा जब ड्वार्फ बनाया इनको फीमेल बनाया, तो इसे जो है वो इमैस्कुलेट किया, अर्थात स्टैमेन को रिमूव कर दिया। तो फ्लावर बिकम यूनिसेक्सुअल, that is male and female. He conducted pollination. They produce gamete during reductional division. So all the gametes are produced, that is capital T type, and all the gametes from female plants like ovum, that is small t type, or they fuse together form zygote, develops plants, that is all tall. He observed that in this experiment dwarf contrasting traits are not obvious, only tall obvious in F1 generation. He repeat any other character like
color, flower position, flower color, pod shape, pod color, seed shape, seed color. They always obtain only one trait is obvious in F1. So he conclude the term dominant and recessive. Dominant and recessive. Recessive. Which traits obvious in F1 generation known as dominant and which is not obvious known as recessive. The here dwarf character is recessive and tall character is dominant. इस प्रकार से उन्होंने डोमिनेंट एंड रिसेसिव की कल्पना की. नेक्स्ट ही आल्सो pollinated F1 plant, becoming male and female, also crossed them, and very peculiar things, that is in F2 generation two types of gamete are produced by the male plant and also female plant. Both produce two types of gamete. 50% gametes belonging T traits and 50% small t, 50% T traits, capital T, and 50% small t. He conclude that in this cross, 3 plants are tall and 1 plants are dwarf. He define it by terminology, that is in F2 generation tallness and dwarfness are two traits both were not mixed. Without blending, without mixing, tallness and dwarfness are separate in the ratio 3:1 in F2 generation. In this monohybrid cross, Mendel observed that two characters, first dominant and recessive, and second no blending in traits occurring in F2 generation. जब इस तरह का क्रॉस उन्होंने कराया तो देखा कि यदि उन्होंने ये पाया कि जब इसके 2 ट्रेट्स हैं हाइट के, तो पहली जनरेशन में एक ट्रेट्स नहीं उत्पन्न होता, उनको रिसेसिव कह दिया, जो उत्पन्न हुआ उसे डोमिनेंट कह दिया. तो डोमिनेंट रिसेसिव का उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिखाया. और दूसरा जो F2 जनरेशन, उसी में सेल्फ पॉलिनेशन करा करके उन्होंने देखा
तो ये देखा कि ये जो रेशियो है 3:1 में टॉल एंड ड्वार्फ रेशियो है, और इस रेशियो को जॉनसन ने इसे जीनोटाइप और फेनोटाइप रेशियो कहा। जीनोटाइप रेशियो कैलकुलेट देयर जीन्स एंड phenotype ratio calculated by their external feature. So genotype and phenotype ratio discovered by Johnson. Here in this experiment, Mendel concluded these points. That is, what is factor, alleles, homozygous and heterozygous. These terms were discovered by Mendel. First of all, Mendel termed the factor Mendel said that which some things are passed on, some things was passed on from parents to progeny through gametes. Something was known as, उन्होंने कहा कि कुछ कारक ऐसे हैं जो पेरेंट से इस प्रोजनी में आ रहे हैं विदाउट एनी चेंजिंग, बिना चेंज के। जैसे अगर टाल है तो वो टाल यहां आ गया, कोई चेंज नहीं हुआ। तो फैक्टर क्या है जिसको आज हम जीन कहते हैं? तो मेंडल ने उस फैक्टर के बारे में ये बताया कि समथिंग वाज पास्ड ऑन अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी थ्रू गैमीट्स, दिस इज नोन एज फैक्टर। उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज है जो पेरेंट्स से प्रोजनी में आता है बिना चेंज हुए, और वह ये फैक्टर कहलाता है। बाद में उस फैक्टर को जब डीएनए का आविष्कार हुआ, जीन की जानकारी हुई, तो ये कहा गया जो मेंडल कारक शब्द का यूज किया था वो यही जीन है। जीन आता है और जीन अनचेंज होकर के आता है। अगर जीन चेंज हो जाएगा तो पता चला कि तब तो वो प्लांट जो है न तो टाल होगा न डार्क होगा, फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि अनचेंज रूप में आता है, इसके उन्होंने कह दिया फैक्टर। लेकिन उसके बाद बैटसन वैज्ञानिक थे, तो मेंडल, बैटसन एंड मॉर्गन, बैटसन ने कहा कि इफ one character express two contrasting traits, tall and dark, it means ये one gene contains two allele, these alleles
represents each contrasting trait. Alleles को कैसे डिफाइन करेंगे? तो alleles are the code of gene for contrasting trait. alleles ये contrasting trait का कोड है. जैसे अगर एक जीन कहा जाए कि alleles क्या है, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? तो कैपिटल टी रिप्रेजेंट्स tallness, whereas small t represents darkness. Capital T, small t are known as allelic gene with each other. Allelic gene means allelic brother with each other. This allelic gene are introduced in the place of contrasting trait. Contrasting trait, tall and dark. तो tall and dark के स्थान पर ये उनके संकेत, क्योंकि वो एक जीन, हाइट मीन्स वन जीन, वन जीन, जैसे एक कैरेक्टर है उसके दो कंट्रास्टिंग ट्रेट है, तो ये कैरेक्टर एक जीन के द्वारा वो ट्रांसमिट होगा, ट्रांसफर होगा पेरेंट से प्रोजनी में. जैसे इस मेल से एक जीन द्वारा ये कैरेक्टर आएगा, फीमेल से एक जीन द्वारा डार्कनेस आएगा. तो एक एक जो कैरेक्टर आ रहे हैं टालनेस और डार्कनेस के, वो एक एक जीन से आ रहे हैं. और चूंकि ये दोनों एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, सिंगल कैरेक्टर हाइट के, इसलिए उस जीन के लिए एक alleles का यूज किया गया, जिसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी कहते हैं. इसको बेटसन ने किया था. तो alleles का यूज बेटसन ने किया था उन्हीं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए. मेंडल ये मानकर नहीं किया था. मेंडल तो सीधे टाल एंड डार्क में करता है, बाद में देखा कि सब टाल आ गए, फिर टाल में क्रॉस से पता चला 3 ठो टाल है, 1 ठो डार्क है. लेकिन इसको प्रैक्टिकली एक्सप्रेस करने के लिए बेटसन ने एलील शब्द का यूज किया और उन्होंने कहा कि एलील्स वो जीन के ही कह लीजिए कि सिबलिंग हैं, वो उन्हीं के ही भाई हैं और दोनों एक दूसरे के एलीलिक जीन भी कहते हैं. और इनका उपयोग करके उन टाल डार्क को एक प्रारूप से क्लियर किया, जिसे जॉनसन ने जीनोटाइप और फेनोटाइप का यूज किया. उन्होंने कहा कि अगर हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के आधार पर रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज फेनोटाइप. द रेशियो कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ contrasting trait, that is 3:1, are known as phenotypic ratio. And genotypic ratio calculate on the basis of allelic gene or alleles. When on the basis of allelic gene, plants are categorized, that is known as genotype. That is 1 to 1, A to A. 1 is tall, 2 is hybrid tall, and 1 is dark. इस प्रकार से ये जीनोटाइप और फेनोटाइप का भी जिक्र किया गया. इसके बाद एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट आरसी पुन्नेट. आरसी पुन्नेट प्रोवाइड पुन्नेट स्क्वायर मेथड to
ऑब्टेन जीनोटाइप रेशियो एंड फेनोटाइप रेशियो सून। शीघ्रता से इनका जीनोटाइप और फेनोटाइप जानने के लिए आरसी पुनेट एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जेनेटिसिस्ट थे, आनुवंशिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक स्क्वायर मेथड दिया था और उस स्क्वायर मेथड से मेल और फीमेल गैमीट को चेकर बोर्ड के माध्यम से रख करके कि ये मेल के दोनों गैमीट हैं और ये दो, जैसे ये मेल के दोनों गैमीट हैं तो ये जो है फीमेल के दोनों मेल के दोनों गैमीट है, ये फीमेल के दोनों गैमीट है। क्रॉस करा दिया गया, 4 पौधे आए और उनका एक जीनोटाइप फेनोटाइप जो है इजीली इस पुनेट चेकर बोर्ड से क्लियर हो जाता है। तो आरसी पुनेट ट्राई टू एक्सप्रेस द graphical representation to calculate the genotype of the progeny। तो प्रोजेनी जो भी पैदा होते हैं उनका जीनोटाइप जानने के लिए उन्होंने पुनेट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पुनेट स्क्वायर या पुनेट चेकर बोर्ड की एक व्यवस्था दी। तो इस तरह से ये इनहेरिटेंस में उन्होंने निम्नलिखित टर्म्स का यूज किया। तो मेंडल अपने प्रयोग में, आज आप ये जानिए कि मेंडल अपने प्रयोग में ये 2 चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व किया था। एक कि कोई भी जो कारक है अनचेंज्ड होकर के वह प्रभावी हो जाता है और दूसरा रिसेसिव हो जाता है। तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव की कल्पना किया। और F2 जनरेशन में, दिस इज F2 जनरेशन में जो ये प्लांट्स आए, उस F2 जनरेशन में विदाउट एनी ब्लेंडिंग, विदाउट एनी मिक्सिंग, alleles or contrasting traits are separated, tall and dark, 3:1, without any mixing। बिना मिक्सिंग के, बिना किसी मिश्रण बनाए 3 जो है रेड हो गए, टाल हो गए और 1 जो है डार्क। 2 कैरेक्टर, डोमिनेंट होना, रिसेसिव होना और विदाउट मिक्सिंग के सेपरेट होना। और इसके बाद उन्होंने ये कुछ शब्दों का यूज किया था, जैसे फैक्टर, होमोजाइगस, जैसे अगर दोनों अगर अलील्स अगर कैपिटल हैं या दोनों स्मॉल हैं, होमोजाइगस अगर डिफरेंट हैं तो फिर ये हेटेरोजाइगस। तो इस प्रकार से ये क्रिया होती है। और इन्होंने एक शब्द मोनोहाइब्रिड का मतलब एक कैरेक्टर का क्रॉस, डोमिनेंट रिसेसिव। अलील्स का यूज बेटसन ने किया था कंट्रास्टिंग ट्रेट के लिए। उन्होंने एक अलील्स शब्द का यूज किया था कंट्रास्टिंग ट्रेट को, क्योंकि हर का कंट्रास्टिंग ट्रेट होता है, 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं। तो हर के लिए उन्होंने जीन का एक संकेत बना दिया कि डोमिनेंट के लिए जो अक्षर है वो कैपिटल और स्मॉल के लिए स्मॉल, रिसेसिव के लिए स्मॉल। इस तरह के यूज करके उनको ये अलील्स शब्द था। तो अलील्स क्या है? अलील्स जो है ये जीन के कोड है और ये कोड कंट्रास्टिंग ट्रेट के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए? कंट्रास्टिंग ट्रेट के लिए ये यूज किए जाते हैं। तो इस प्रकार से और ये जो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्लास का एक जो प्रयोग था जो उन्होंने मटर के पौधे पर किया था, तो वो ये आपके साथ। धन्यवाद। अब आगे अगले वीडियो में